लखनऊ रेलवे स्टेशन पर परिवार के सभी लोग मुझको विदा करने आए थे। माँ, पिताजी और तीनों भाई भाभियाँ, सबकी आंखों में आंसू थे। पिताजी और माँ हमेशा की तरह बेहद उदास थे कि उनकी पहली संतान और अकेली बेटी पता नहीं कब उनसे फिर मिलेगी। मुझे इस बार भारत में अकेले ही आना पड़ा। बच्चों की छुट्टियां नहीं थी। वे तीनों अब कॉलेज जाने लगे थे। जब स्कूल जाते थे तो उनको बहला फुसला कर भारत ले आती थी, लेकिन अब वे अपनी मर्जी के मालिक थे। हाँ, पति का आने का काफ़ी मन था, परंतु तीनों बच्चों के ऊपर घर छोड़कर भी तो आया नहीं जा सकता। इस बार पूरे 3 महीने भारत में रही। 2 महीने लखनऊ में मायके में बिताए और 1 महीना ससुराल में अम्मा व बाबूजी के साथ। मैं सबसे गले मिली। ट्रेन चलने में अब कुछ मिनट ही शेष रह गए थे। पिताजी ने कहा, बेटी चढ़ जाओ डब्बे में, पहुंचते ही फ़ोन करना। पता नहीं क्यों मेरा मन टूटने सा लगा। डब्बे के दरवाजे पर जाते जाते कदम वापस मुड़ गए। मैं माँ और पिताजी से चिपट गई। गाड़ी चल दी। सब लोग हाथ हिला रहे थे। मेरी आंखें तो बस माँ और पिताजी पर ही केंद्रित थीं। कुछ देर में सब ओझल हो गए। डब्बे के वॉशरूम में जाकर मैंने मुंह धोया। रोने से आंखें लाल हो गई थीं। वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे सामने 3 यात्री बैठे थे, पति पत्नी और उनका 10 या 11 साल का बेटा लड़का, और उसके पिताजी खिड़की वाली सीटों पर विराजमान थे। हम दोनों महिलाएं आमने सामने थीं, अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई थीं। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? उस महिला ने पूछा। नहीं, दुबई में रहती हूँ। दिल्ली में मेरी ससुराल है। यहाँ पीहर में इतने सारे लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में सास ससुर के साथ रहने का मन तो बहुत करता है, पर वहाँ वक्त काटे नहीं कटता। वहाँ बस खरीदारी में ही समय खराब करती रहती हूँ। अब मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। आप मुझे नीलम कहकर पुकार सकती हैं। मैंने अपना नाम भी बता दिया। मेरा नाम आरती है और ये है हमारा बेटा बिट्टू, और ये मेरे पति सुभाष। नीलम के पति ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। बिट्टू अपनी माँ के कहने पर नमस्ते की बजाय केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन सुभाष ने नमस्ते के बाद उससे आगे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने अनुमान लगाया कि शायद वे शायद थे। आरती और मैं तो बहुत सारी बातें कर रही थी। शायद सुभाष को हमारे साथ बातें करने में परेशानी महसूस होती थी, इसलिए वे चुप ही रहे। गाड़ी दिल्ली कब तक पहुंचेगी? मैंने पूछा। वैसे पहुंचने का समय तो दोपहर के 3 बजे का है। अभी तक तो समय पर चल रही है। शायद ये गाड़ी आगरा के बाद मालगाड़ी हो जाती है। वहाँ से इसका कोई भरोसा नहीं। हम तो साल में 3-4 बार दिल्ली और लखनऊ के बीच आते जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी की नस नस से वाकिफ़ हैं। आरती बोली, शायद 5 बजे तक पहुंच जाएगी। आप दिल्ली में कहाँ जाएंगी? रोहिणी। मैं बोली, आपको स्टेशन पर कोई लेने आएगा? आरती ने पूछा। हमें तो टैक्सी ही करनी पड़ेगी। हम छोड़ आएंगे आपको रोहिणी। अगर कोई लेने नहीं आया तो मुझे लेने कौन आएगा? बेचारे सास ससुर के बस का ये सब कहाँ है? मैंने संक्षिप्त में उत्तर दिया। सुभाष ने अंग्रेजी में कहा, आप फिक्र न कीजिए, हम छोड़ आएंगे। हम भी तो वही पास ही में रहते हैं। कभी समय मिला तो आपसे मिलने आऊँगी। आरती बोली। न जाने क्यों वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसे लगा जैसे बिल्कुल अपने घर की सदस्य ही हो। हाँ हाँ, ज़रूर आना। परसों तो रेनू भी आ जाएगी। हम तीनों मिलकर खरीदारी करेंगी। आरती की आंखों में प्रश्न तैरता देखकर मैंने कहा, रेनू मेरी ननद है, मेरी पति से छोटी है, बनारस में रहती है। कहीं रेनू के पति का नाम अमित तो नहीं? आरती जल्दी से बोली, हाँ हाँ वही। तुम कैसे जानती हो उसे? मैं उत्साह से बोली। अचानक शायद कोई धूल का कण सुभाष की आंखों में आ गया। उसने तुरंत चश्मा उतार लिया और आंख रगड़ने लगा। आरती बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि खिड़की के पास वाली सीट पर मत बैठिए। खुद बैठते हैं, साथ ही बिट्टू को भी बिठाते हैं। अब जाइए।
जाकर आंखों में पानी के छींटे डालिए। सुभाष सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद आरती ने बिट्टू को पति की सीट पर बैठने को कहा और खुद मेरे पास आकर बैठ गई। नीलम जी, आप मुझे नहीं पहचानती। मैं वही आरती हूँ जिसकी शादी रमेश से हुई थी। अरे तुम हो आरती। मेरे मुंह से चीख सी निकल गई। आरती ने मेरी ओर देखा, फिर बिट्टू को देखा। वह अपने में मस्त बाहर खिड़की के नज़ारे देख रहा था। आरती का नाम लेना भी हमारे घर में मना था। हम सबके लिए तो वह मर ही गई थी। मेरे देवर की उससे शादी हुई थी 12 वर्ष पहले। शादी अचानक ही तय हो गई थी और शादी के बाद रमेश और आरती यूएस चले गए। लेकिन 2 महीने के भीतर ही रमेश की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पति भी वहाँ नहीं थे। रमेश का अंतिम संस्कार करने बेचारी आरती भी भारत लौट गई। दुल्हन के रूप में भारत से विदा हुई थी और विधवा के रूप में लौटी थी। अम्मा और बाबूजी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका बेटा भरी जवानी में ही उनको छोड़कर चला गया था। वे आरती को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन वह नागपुर अपने माता पिता के पास चली गई। कभी कभार आरती के पिताजी बाबूजी को पत्र लिख दिया करते थे। अम्मा और बाबूजी की खुशी की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की संतान आरती की कोख में पनप रही है। कुछ महीनों बाद आरती के पिता ने पत्र द्वारा बाबूजी को उनके पोते के जन्म की सूचना दी। अम्मा और बाबूजी तो खुशी से पागल ही हो गए। दोनों भागे भागे नागपुर गए अपने पोते को देखने। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि आरती ने बेटे को जन्म अपने पीहर में नहीं बल्कि अपने दूसरे पति के घर में दिया था। दोनों तुरंत नागपुर से लौट आए। बाद में आरती के 1 या 2 पत्र भी आए, परंतु अम्मा और बाबूजी ने हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। रमेश की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी आरती ने दूसरी शादी कर ली। इस बात के लिए वे उसे क्षमा नहीं कर पाए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि आरती का दूसरा पति उस समय यूएस में ही था जब रमेश और आरती भी वहाँ थे, तो अम्मा बाबूजी को ये शक होने लगा कि क्या पता आरती के पहले से ही कुछ नाजायज ताल्लुकात रहे हों। क्या पता ये संतान रमेश की है या आरती के दूसरे पति की। कहीं जायदाद में अपने बेटे को हिस्सा दिलाने के ख्याल से इस संतान को रमेश की कहकर ठगने तो नहीं जा रही थी आरती। बिट्टू एकदम रमेश पर गया है। एक बार अम्मा बाबूजी इसको देख लें तो सब कुछ भूल जाएंगे। मुझसे रहा न गया। भाभी जी, आपने मेरे मुंह की बात कह दी। ये बात कहने को मैं बरसों से तरस रही थी, लेकिन किस से कहती। बेचारा सुभाष तो बिट्टू को ही अपना बेटा मानता है। शायद रमेश भी कभी बेटे से इतना प्यार नहीं कर पाता जितना सुभाष करता है। आरती ने बात बीच में ही रोक दी। सुभाष लौट आया था। उसके बैठने से पहले ही बिट्टू उठ खड़ा हुआ। चलिए पिताजी, भोजन कक्ष में कुछ खाने को बड़ा मन कर रहा है। सुभाष का मन तो नहीं था, परंतु आरती द्वारा इशारा करने पर वह चला गया। उनके जाने पर आरती ने चैन की सांस ली। हम दोनों चुप थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आरती, अम्मा और बाबूजी को बहुत बुरा लगा था कि तुमने रमेश की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। मैंने चुप्पी तोड़ने के विचार से कहा। शायद आरती को इस प्रश्न का एहसास था। वह धीरे से बोली, क्या करती भाभी जी, सुभाष हमारे फ्लैट के पास ही रहता था। वह उन दिनों बम्बई की आईआईटी में वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने रमेश की काफ़ी मदद की थी। हर शनिवार को वह हमारे यहाँ शाम का खाना खाने आ जाया करता था। जिस कार दुर्घटना में रमेश की मृत्यु हुई थी उसमें सुभाष भी सवार था। संयोग से वह बच गया। भाई साहब तो रमेश का अंतिम संस्कार करके तुरंत दुबई वापस चले गए थे, परंतु मैं वहाँ का सब काम निपटाकर 1 हफ्ते बाद ही वापस आ पाई थी।
सुभाष भी उसी हवाई उड़ान से दिल्ली आया था। वह अम्मा और बाबूजी का दिल्ली का पता और हमारे घर का नागपुर का पता मुझसे ले गया। कहते कहते आरती चुप हो गई। तुम दिल्ली भी केवल 1 हफ्ता ही रही और नागपुर चली गई। मैंने पूछा, क्या करती भाभी? सुभाष दिल्ली से सीधा नागपुर गया था मेरे माता पिता से मिलने। उससे मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे नागपुर बुला भेजा। भैया को भेजकर फिर जल्दी ही सुभाष से मेरी सिविल मैरिज हो गई। आरती की आंखों में आंसू भर आए थे। तुमने सुभाष से शादी करके अच्छा ही किया। बिट्टू को पिता मिल गया और तुम्हें पति का प्यार। तुम्हारे कोई और बाल बच्चा नहीं हुआ भाभी जी। बिट्टू के बाद हमारे जीवन में अब कोई संतान नहीं होने वाली। कानूनी तौर पर बिट्टू सुभाष का ही बेटा है। सुभाष ने मुझको पहले ही बता दिया था कि युवावस्था में एक दुर्घटना के कारण वह संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो गया था। मेरे माता पिता ने यही सोचा कि इस समय उचित अनुचित का सोचकर अगर समय गंवाया तो चाहे उनकी बेटी को दूसरा पति मिल भी जाएगा, परंतु उनके नवासे को पिता नहीं मिलने वाला। मैं शादी के बाद बम्बई में ही रहने लगी। जब बिट्टू हुआ तो किसी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। वर्षों से आरती के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें सोच रखी थी। अम्मा और बाबूजी को तो उसके नाम आते ही क्रोध से कांपने लगते थे, परंतु अब सब बातें साफ हो गई थी। बेचारी शादी के बाद कितनी जल्दी विधवा हो गई थी। पेट में बच्चा था, फिर एक सहारा नजर आया तो उसकी जीवन नैया को दुनिया के थपेड़ों से बचाना चाहता था। ऐसे में कैसे उस सहारे को छोड़ देती? अपने भविष्य को, अपनी होने वाली संतान के भविष्य को किसके भरोसे छोड़ देती? मैंने आरती के सिर पर हाथ रख दिया। वह मेरी ओर स्नेह से देखने लगी। अचानक वह झुकी और मेरे पाँव को हाथ लगाने लगी। आप तो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। आपके पाँव छूने का अवसर फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं। मैंने उसको अपने पाँव को छूने दिया। चाहे अम्मा और बाबूजी ने आरती को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया हो या नहीं, परंतु मुझे अब वह अपनी देवरानी ही लगी। कुछ ही देर में सुभाष और बिट्टू लौट आए। भोजन कक्ष से काफ़ी सारा खाना का सामान लाए थे। हम सभी मिलजुल कर खाने लगे। दिल्ली जंक्शन आ गया। सामान उठाने के लिए 2 कुली किए गए। सुभाष ने मुझे कुली को पैसे देने नहीं दिए। टैक्सी में सुभाष आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। मैं, आरती और बिट्टू पीछे बैठे थे। कुछ ही देर बाद हमारा घर आ गया। सुभाष डिक्की से मेरा सामान निकालने लगे। बेटा, ताजी को नमस्ते करो, पाँव छुओ इनके, आरती ने कहा तो बिट्टू ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह पहले हाथ जोड़े और फिर मेरे पाँव छुए। मैंने उन दोनों को सीने से लगा लिया। सुभाष ने मेरा सामान उठाकर बरामदे में रखकर घंटी बजाई। मैंने आरती और बिट्टू से विदा ली। चलते चलते मैंने 100 रुपये का एक नोट बिट्टू की जेब में डाल दिया। अम्मा और बाबूजी मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथ सुभाष को देखकर तनिक चौंके, परंतु मैंने कह दिया, अम्मा जी ये अपनी टैक्सी में मुझे साथ लाए थे। कार में इनकी पत्नी और बेटा भी है। चाय वगैरह पी कर जाइएगा, बाबूजी ने आग्रह किया। नहीं, अब चलता हूँ, सुभाष ने हाथ जोड़ दिए। अम्मा और बाबूजी मुझको घेर कर बैठ गए। वे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, सफ़र के बारे में, मेरे पीहर के बारे में, परंतु मेरा मन तो कहीं और ही भटक रहा था। लेकिन उनसे क्या कहती? मैं कहना तो चाहती थी कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर कुछ पूछना ही चाहते हैं तो पूछिए कि वे आदमी कौन था जो मुझे यहाँ तक टैक्सी में छोड़ कर गया था। टैक्सी में बैठी उसकी पत्नी और पुत्र कौन थे? शायद मैं साहस करके उनको भी बता भी देती कि उनके खानदान का एक चिराग कुछ क्षण पहले उनकी घर की देहरी तक आकर लौट गया है। वे दोनों रात के अंधेरे में उसे देख नहीं पाए थे। शायद देख पाते तो उसमें उन्हें अपने दिवंगत पुत्र की
छवि नज़र आए बिना नहीं रहती। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।